वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। है प्रैक्टिस सेट नंबर 95 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस में साइंस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 95 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत पूछा गया एग्जाम में। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन होता है? सीसी मक्खी, क्यूलेक्स मच्छर, इंडीज इजिप्टी, मादा एनोफिलीज मच्छर। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें मानव ऊगता रहता है, सोया सोया महसूस करता है, और इसका वाहक होती है सीसी मक्खी। डी है इसका आंसर। देखिए, निद्रा रोग जो है वो ट्रिपनेसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और इस जीव का वाहक एवं द्वितीय पोषक क्या है? वो है सीसी मक्खी। और निद्रा रोग का रोगी दिन में नींद से बोझिल मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? प्लेग रोग विषाणु के कारण फैलता है, मलेरिया रोग कवक के कारण फैलता है। देखिए, मलेरिया तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है, तो कवक तो है नहीं, वो फंगस थोड़ी है वो। प्लेग बैक्टीरियल डिसीज है, वायरस से नहीं होता। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि कौन से विषाणु से होने वाले रोग, कौन से जीवाणु से होने वाले रोग, मैच करवा लेगा, तो कोई भी सही नहीं है। डी है इसका आंसर। देखिए, प्लेग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है पास्चुरेला पोस्टिस नामक बैक्टीरिया, या यार्सीनिया पोस्टिस बोलते हैं इसको, यार्सीनिया पेस्टिस। वो मलेरिया रोग की बात करें तो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जिसका वाहक होती है एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक केंचुआ नहीं है, सुअर नहीं है, मक्खी नहीं है, मच्छर है। ये है इसका आंसर। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है, और इसकी वाहक होती है मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज। और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है मानव शरीर में स्प्लीन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, जिसमें संक्रमण से जो है इसका आकार बढ़ जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी है ये, ठीक है। आरबीसी बनती कहाँ पे? बोन मैरो में बनती है। और आरबीसी मरती कहाँ पर है? स्प्लीन में, प्लीहा में। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उस वैज्ञानिक को पहचानिए जिसने यह खोज की थी कि जो मलेरिया है ना, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। रोनाल्ड रास, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, चार्ल्स डार्विन। ये तो विकासवाद से संबंधित हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक भी इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है रोनाल्ड रास। ये है इसका आंसर। देखिए, सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था वर्ष 1902 में, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में मलेरिया के लगभग 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? पी मेलेरी, पी बाइवैक्स, पी कैल्सीपेरम, पी ओवेल। भारत में मलेरिया फैलाता है सबसे ज़्यादा 65% पी वाईवैक्स, ठीक है। बी है इसका आंसर। दिए गए 4 विकल्पों में 4 प्लाज्मोडियम परजीवी हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं, और भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, पी इंडिकेट करता है प्लाज्मोडियम को, ठीक है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स परजीवी जो है वो उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक डिसीज नहीं है, आनुवांशिक रोग नहीं है? नाइट ब्लाइंडनेस, रंजकहीनता, इंग्लिश में एल्बिनिज्म इसको बोलते हैं। हीमोफीलिया और है वर्णांधता, वर्णांधता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तो है रेड, ग्रीन और ब्लू में फ़र्क नहीं पता चलता। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी ये सारे जेनेटिक डिसीज़ हैं, आनुवांशिक रोग हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं।
देखिए, रंजकहीनता की बात करें इंग्लिश में इसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक लिंग सहलग्न रोग है, ठीक है, जिसमें अगर कट फट जाए तो ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती, रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर बहता रहता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। तो ये भी अनुवांशिक है, ये भी अनुवांशिक है, ये भी अनुवांशिक है, यानी तीनों के तीनों जेनेटिक डिसीज हैं। जबकि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस अनुवांशिक रोग नहीं है, क्योंकि ये विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। विटामिन की कमी के कारण होने वाले जितने भी रोग हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। पुरुष करते हैं, स्त्रियों में प्रकट होता है। पुरुष करते हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। देखिए, हीमोफीलिया में जो मदर होती है, मतलब जो फीमेल होती है, उसका वहन करती हैं वो, और ये प्रकट होगा पुरुषों में, ठीक है। बी है इसका आंसर, यानी उसके होने वाले मेल बच्चे में। तो बी है इसका आंसर, स्त्रियां करती हैं और पुरुषों में प्रकट होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग सहलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफ़ी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता या बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती और रुधिर बराबर बहता रहता है, ठीक है। रक्त का स्कंदन नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो रुधिर रुकना बंद कैसे होगा। और इस रोग का वहन जो है वो स्त्रियां करती हैं, जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। इसे रक्तस्रावण रोग या ब्लैडर डिसीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या 21 की त्रिगुणित सूत्रता उत्तरदायी है। त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। हीमोफीलिया के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। यह है डाउन सिंड्रोम के लिए, बी है इसका आंसर। देखिए, मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं और इसको मंगोली जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, ठीक है। 21वीं जोड़ी के 2 के बजाय 3 होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता। एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्बी यानी विटामिन सी। थायमिन बेरीबेरी, थायमिन B1 बेरीबेरी, ठीक है। स्कर्बी यानी सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में। ब्लड क्लॉटिंग के की कमी के कारण ये भी ठीक है। वर्णांधता तो एक जेनेटिक डिसीज है ना, यानी कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से थोड़ी होती है। विटामिन ए की कमी से तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो यही आंसर है। तो वर्णनता एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है। इसमें लाल हरा अंधापन या इसे लाल हरा अंधापन या फिर डेल्टनिज्म कहते हैं। बाकी वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्लड, रक्त, रुधिर ए। थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिसमें रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह रोग 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इस रोग में रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, यानी कमी होने लगती है, जिससे अरक्तता यानी एनीमिया उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, एल्बुमिन, यूरिक एसिड, यूरिया। इसका आंसर है यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल, बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे या किडनी से यूरिन कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है तो यूरिक अम्ल का जो रक्त स्तर है वो बढ़ जाता है।
और यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भिन्न भिन्न जोड़ों में जमा होने लगते हैं, वही कारण है गठिया का। सिलिकोसिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी या तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस है फेफड़े संबंधित बीमारी, यानी लंग्स, सी है इसका आंसर। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचता है और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग होता है सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होने वाला रोग नहीं है? प्लेग, सामान्य जुकाम, खसरा, रेबीज। प्लेग तो पास्चुरेला पोस्टिस से होता है ना, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो प्लेग नहीं होता, बैक्टीरिया से ऊपर था। तो विषाणु के कारण होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां एग्जाम्स में जो पूछी जाती हैं, छोटी माता, चेचक, सार्स, कोविड-19 भी हाल ही का, डेंगू बुखार, खसरा, सामान्य जुकाम जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, रेबीज भी और पोलियो भी। हैजा बैक्टीरिया से, टिटनस बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर, दिमित्री इवानोवस्की, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, बी है इसका आंसर। देखिए, रॉबर्ट कोच ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महान योगदान दिया। क्षय रोग की खोज यानी टीबी की खोज उन्होंने पहली बार 1882 में की, रॉबर्ट कोच ने। 1883 में हैजे की भी खोज उन्होंने की, जिसके लिए उन्हें 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोगाणुओं पर अध्ययन के कारण रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? नाइट्रेट, मीथेमोग्लोबिन, लेड, कैडमियम। देखिए, इसका आंसर डी नहीं है, क्योंकि इसमें मीथेमोग्लोबिन भी दिया है। अगर मीथेमोग्लोबिन दिया है तो आंसर नाइट्रेट मत लगाइएगा, अगर मीथेमोग्लोबिन नहीं है तो नाइट्रेट आंसर लगा देना। सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पर सी होगा। रक्त में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। नवजात शिशु प्रमुख रूप से इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से विक्रिया करके बनाता है मीथेमोग्लोबिन। मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। तो सबसे अच्छा उत्तर क्या हो गया? मीथेमोग्लोबिन। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो नाइट्रेट भी इसका उत्तर सही हुआ है कई सारे क्वेश्चन में, लेकिन मीथेमोग्लोबिन अगर ऑप्शन में है तो मीथेमोग्लोबिन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डार्विन विकास से संबंधित तो आर्किमिडीज में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी डार्विन एवोल्यूशन से हो गए तो आर्किमिडीज किससे होगा? एयर प्रेशर से, फ्रिक्शन से, स्पीड ऑफ साउंड, बोएंसी, उछाल, ध्वनि की गति, टकराव, हवा का दबाव। ये स्कूल में पढ़ा होगा आपने, 9th में, 10th में। आर्किमिडीज तो पढ़ा ही होगा, अगर डार्विन नहीं पढ़ा, डार्विन तो बायोलॉजी वाले ने पढ़ा होगा। उछाल से होगा इसका संबंध, बोएंसी, डी है इसका आंसर। देखिए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तो सभी ने पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज की और बताया कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए शरीर पर ऊपर की ओर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबा हुआ हो, उस तरल पदार्थ के वजन के बराबर होता है जिसे शरीर विस्थापित करता है। बाकी चार्ल्स डार्विन की बात करें तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इसे पहली बार 1859 में डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में तैयार किया गया।
यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक, शारीरिक या व्यावहारिक लक्षणों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीव समय के साथ बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हु इज द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट मेंडल, इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत पूछा गया ये एग्जाम में प्रश्न, और बोनस प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो उनको कभी गलत मत करिएगा, बोनस अंक मिलते हैं इनमें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डी है इसका आंसर। ठीक है, इसको पूछने का सबसे आसान तरीका यही है, इसमें और घुसकर, डीप घुसकर भी पूछा जा सकता है, जो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम। देखिए 1928 में पेनिसिलिन, पहला सच्चा एंटीबायोटिक, लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में जीवाणु विज्ञान के प्रोफेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। ये एंटीबायोटिक है। क्या होता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को कुछ हद तक मारने या कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में एक दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, जो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक या अर्ध सिंथेटिक या सिंथेटिक हो सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा वर्ष 1928 में पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था उन्होंने। तो ये भी नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन है उसको किससे प्राप्त किया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। ये भी पूछ लेता है प्रश्न कभी कभी। ये पेनिसिलियम कवक से प्राप्त जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है। पेनिसिलिन कोशिका दीवार बनाने वाले पदार्थों पर हमला करके बैक्टीरिया से लड़ता है। थोड़ा और डीप घुसें इसमें, तो एनी मिलर पहली मरीज थी जिनका इलाज 1942 में पेनिसिलिन से किया गया था। किसका? एनी मिलर का। अतः पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? कवक से, फंगस से। तो कौन सा फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम। क्वेश्चन नंबर 18, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन 12, विटामिन ए और डी। इसका आंसर है विटामिन ए और डी। जो मछली है वो वसा और प्रोटीन का भरपूरतम स्रोत होती है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी का अच्छा स्रोत है, यह मछली से प्राप्त होता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने आहार के प्रमुख भाग के रूप में मछली का सेवन करते हैं। अब यहाँ मछली पालन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मछली पालन की प्रक्रिया है। मछली जो है वसा और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ यूजेनिक्स का अध्ययन है। यूजेनिक्स का अध्ययन है, का मतलब इनमें से किसी एक का है। जेनेटिक ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, पीपल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, यानी यूरोपीय मूल के लोग, मानव जाति की विभिन्न जातियां, पौधों का आनुवंशिक, और एक बच गया है मनुष्य के आनुवंशिक घटकों को बदलकर उन्हें परिवर्तित करना। ठीक है, ऑल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मनुष्य के आनुवंशिक घटकों को बदलकर उन्हें परिवर्तित करना। ये है इसका आंसर। देखिए यूजेनिक्स मनुष्यों के आनुवंशिक घटकों को बदलकर उन्हें बदलने का अध्ययन है, और यह विश्वासों यानी सेल्फ बिलीव्स और प्रथाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। व्हाट लेवल डज इंसुलिन कंट्रोल? इंसुलिन किस स्तर को नियंत्रित करता है? प्रोटीन, सॉल्ट, फैट, शुगर। आसान से ही है, तो शुगर को, यानी शर्करा यानी चीनी। देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ बात आ जाती है अग्नाशय की, यानी पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज जो है वो मानव शरीर के पेट के पीछे की ओर स्थित होता है, और इसे लैंगरहैंस द्वीप भी कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा कह लो, और एक होती है एफ। इससे निकलता है ग्लूकेगॉन, इससे निकलता है इंसुलिन, इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन। एफ कोशिका की आवश्यकता है नहीं, ये पीएमटी मेडिकल वालों के लिए हो गई।
अधिकतर एग्जाम में यहाँ तक ही प्रश्न पूछता है, मेनली इससे ही पूछता है। इससे पूछा गया, इस बीटा सेल से ही तो निकलता है ये इंसुलिन, जिसकी कमी के कारण हो जाता है डायबिटीज मिलेटस मिटेलिस, यानी मधुमेह। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा एग्जाम में कि जो इंसुलिन है कौन सी सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये साइंस के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।